हेलो। अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके पेपर टू का हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। और पेपर टू का जो पहला टॉपिक है वो है कंपैरेटिव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेचर एंड मेजर अप्रोचेस। और इसमें हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी एज अ मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिटवीन टू डिफरेंट पॉलिटी। इसमें हमको पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमको लिमिटेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें मेथडोलॉजी की बात है, इसमें थ्योरी की बात है। और कहीं ना कहीं इसमें जो इंटरलिंकिंग होती है फ्रॉम वन कॉन्सेप्ट टू अनदर कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इसमें आपको दो तीन मेथड्स होते हैं जिनको आपको कंपेयर करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको डेविड ईस्टन के सिस्टम अप्रोच को कंपेयर करना होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म वाले अप्रोच के साथ। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम को लेके। ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है गिवन द मेथडोलॉजिकल नेचर ऑफ दिस चैप्टर। बट दिस चैप्टर बिकम्स वेरी लूसिड इफ़ यू स्टडी दिस चैप्टर बाय ब्रेकिंग इट इनटू फंडामेंटल पार्ट्स। तो उसी मेथड के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये जो वीडियो होगा ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन देगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, और एक ओवरव्यू देगा कि हाउ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस ओवरऑल फ्रेमवर्क। कि एक पॉलिटिकल साइंस के ओवरऑल फ्रेमवर्क में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे फिगर आउट करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट एरिया जो है उसमें ये कैसे फिगर आउट करता है, उससे ये कैसे डिस्टिंक्शन रखता है, तो हम इसकी बात करेंगे। जितने भी सब डिसिप्लिन हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस डिवाइड किया गया है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ इकलौता ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें मेथडोलॉजिकल टच ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ सब्सटेंसिव टच। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग मेथड्स की ज़्यादा बात करते हैं, मेथड्स की ज़्यादा चर्चा करते हैं, मेथड्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं इंस्टेड ऑफ सब्सटैंटिव थियोरटिकल एस्पेक्ट। ठीक है। जैसे अगर आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं, राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, या थ्योरी ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, वो जो पॉलिटिकल साइंस का कोर एरिया है वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम बात करते हैं सब्सटैंटिव थियोरटिकल फ्रेमवर्क की। लेकिन जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क की कि कौन सी मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे टू स्टडी दिस subject. Okay. Now the content and boundaries of comparative politics are poorly defined. अगर हम comparative politics के content और boundaries की बात करें, यानी comparative politics अपने आप में क्या समाहित करता है, इनमें किस चीज़ों की चर्चा होती है और इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ये कि किन चीज़ों को इंक्लूड करता है और किन चीज़ों को एक्सक्लूड करता है। तो ये जो एस्पेक्ट है, द कंटेंट एंड द बाउंड्री ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ पुअरली डिफाइंड। ओके। इसका एक कारण ये है कि वाई द कंटेंट एंड बाउंड्री ऑफ पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज पुअरली डिफाइंड। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक एम्बिग्युअस कंपाउंड अपने साथ लेके चलता है ऑफ मेथड एंड सब्जेक्ट एरिया। यानी एट द सेम टाइम ये सब्जेक्ट एरिया की भी बात करता है एंड एट द सेम टाइम ये मेथडोलॉजी की भी बात करता है। यानी एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट comparison between the polity of the two nations, as well as it at the same time it also prescribe the yardstick and the framework on the basis of which we can compare the polity of two different nations. That's why it has some vagueness attached to it, that's why it has attached some messy center attached to it. ओके। तो कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सेंटर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो 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 फोकस एरिया है वो मेसी सेंटर है। ठीक है। इसका कहने का कारण इसलिए है कि दिस इज बिकॉज इट फोकस ऑन कंपैरिजन एंड द कंपैरेटिव मेथड एज अ मेथड ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी। क्योंकि ये जो है वो कंपैरिजन पे रिलाई करता है और कंपैरिजन पे रिलाई करता है फॉर द पॉलिटिकल इंक्वायरी। और इसका मेथड ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी क्या है, वो है कंपैरिजन। यानी ये जब किसी भी देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखता है तो इसका जो चश्मा होता है किसी देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को देखने का वो होता है कंपैरिजन का। एंड दैट्स वेयर द नेम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कम्स। ओके।
Now, while all analysis involves some degree of comparison without which an individual phenomena cannot be understood, comparative politics teaches us how to do so. तो comparative politics हमें ये बताता है कि हम comparison कैसे करेंगे, हम इंडिया की पॉलिटी और यूरोपियन कंट्रीज़ के किसी एक देश की पॉलिटी के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम रसिया की पॉलिटी और श्रीलंका की पॉलिटी के बीच में कंपैरिजन कैसे करेंगे, हाउ टू डू द कंपैरिजन बिटवीन द टू गवर्नमेंट, बिटवीन द टू पॉलिटी. That's what comparative politics teaches us. Now, it is a field that is difficult to define, has undergone many changes and reaches a plateau by the 1980s, beyond which it could not move. तो 1980s में ये जो सब्जेक्ट एरिया है एज अ सब्जेक्ट, इसमें ना एक ठहराव आ गया. उसके बाद इस सब्जेक्ट एरिया में ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ, और इस सब्जेक्ट एरिया का विस्तार शुरू हुआ कब था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जब नए नए देश बनने लगे जो कि रिसेंटली डीकोलोनाइज हुए थे, उन देशों को समझने के लिए, उन देशों को एक ओवरऑल ग्लोबल फ्रेमवर्क में पुट करने के लिए हमने इस मेथड का इजाद किया गया था. लेकिन 1980s के बाद ये मेथड अपने एक जो लॉजिकल कंक्लूजन है उसके बाद से ये आगे नहीं बढ़ पाया. But in recent year, it has again gained a growing interest due to the emergence of new areas such as comparative public policy. लेकिन recent years में ये जो comparative politics का field जो है वो अपना एक नया emergence देख रहा है, एक नया reinvigoration देख रहा है. और इसका कारण क्या है कि एक नया field जो आया है, और उस field का नाम है comparative public policy. For example, जब हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, जब हम इंडिया में अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, तो एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका फंक्शन काफ़ी डिफरेंट है. वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है अपने जुरिसडिक्शन में एज़ कम्पेयर टू द अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ इंडिया. और यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका का, तो हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू पैटर्न है अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ इंडिया एंड जो रेवेन्यू सोर्स है अर्बन लोकल बॉडीज़ ऑफ साउथ अफ्रीका, वो काफ़ी डिफरेंट है. साउथ अफ्रीका के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, दे कैन जनरेट देयर ओन रेवेन्यू, दे डू नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन द central allocation or the state allocation, but the urban local bodies of India largely depend upon the central allocation and the state allocation, and that's why there is a difference in the functioning as well as in the effectiveness of the urban local bodies of the South Africa और India. तो जब हम यहाँ पे इस पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं, जब यहाँ पे एक पब्लिक पॉलिसी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तब यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक नया इमर्जेंस होता है, तब यहाँ पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की एक नई यूटिलिटी सामने आती है. आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आखिरकार आखिरकार अपने आप में क्या भला है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ. थैंक यू.